हेलो, आई एम गौरव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ही बहुत ही सेंसिटिव भी टॉपिक है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. सो वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, देन वी हैव टू टॉक अबाउट the human greed also. Students, as per Mahatma Gandhi, the nature has enough for everybody's need, but not for anybody's greed. That quotation of Mahatma Gandhi exactly applies on this chapter, the forest and wildlife resources. जैसे कि हम इंसानों की पॉपुलेशन इस धरती पे बढ़ती जा रही है और हर इंसान को एक एसेंशियल जो एलिमेंट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए वो होते हैं ऑक्सीजन, पानी, एक स्वास्थ्य एक साफ़ सुथरी हवा, एक अच्छा इन्वायरमेंट. उसी तरीके से इंसानों को अपने ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो हमें नेचर ही देता है. हम इंसानों के अलावा इस धरती पे बहुत सारे फ्लोरास यानी कि पेड़ पौधे और फोनास यानी कि जीव जंतु भी रहते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ब्लू वेल तक हो. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम जितने भी फ्लोरा, फोना, ह्यूमंस, ये सब के सब एक प्रकृति की चेन में बंधे हुए हैं और इस प्रकृति की चेन को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और इसी चेन के तहत हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं. इंसान पूरी तरीके से फ्लोरा पे, फोना पे डिपेंडेंट है, चाहे वो उसकी खेती बाड़ी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का मतलब मेरा कहने से ये है कि एग्रीकल्चर में जो खेती उगाता है वो और इसके अलावा जो एनिमल रियरिंग करता है वो दोनों अगर कंबाइंड फैक्टर किया जाए तो फ्लोरा पे डिपेंडेंट भी है और फ्लोरा पे भी डिपेंडेंट है. फर्दर जो पेड़ पौधे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भरोसे, एक एटमॉस्फेयर के भरोसे होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं. तो जितने भी फ्लोरा फोनाज हैं, ह्यूमन हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और यही बायोडाइवर्सिटी हमारी धरती की जो सेहत है उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है. लेकिन पिछले कई सारे डेकेड्स में हमारे फ्लोरा एंड फोना के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का डेटा है और ये डेटा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और सरप्राइजिंग भी है. इस डेटा के अनुसार हमारे देश में लगभग पूरी दुनिया में जो 1.6 मिलियन प्रजाति के फ्लोरास और फोना पाए जाते हैं उसका 10% हमारे भारत में पाया जाता है. और हमारा भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो रिसोर्सेज रिच रहा है. यहाँ पर बहुत तरीके के फ्लोरास एंड फोना पाए जाते थे, जीव जंतु पाए जाते थे, पेड़ पौधे पाए जाते थे, वनस्पतियाँ पाई जाती थी, औषधियाँ पाई जाती थी. लेकिन अब पिछले कई डेकेड से हम लोग अपने ही देश के औषधियों को, वनस्पतियों को, जीव जंतु को बहुत हद तक खो चुके हैं और इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम खुद हैं यानी कि ह्यूमन. इसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट इससे पहले डिस्कस करते हैं कि वो फ्लोरा एंड फोना का जो गिरावट है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो कितना ज़्यादा है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो 81,000 स्पीशीज़ ऑफ फोना एंड 47,000 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा भारत में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो ये फ्लोरा एंड फोना शायद हमारे आने वाली जनरेशन कभी नहीं दिख पाएगी. ये हमारे लिए एक शर्म का विषय भी है और हमारे लिए काफ़ी चौंकाने वाला विषय भी है कि ये फ्लोरा एंड फोना अगर गए तो गए कहाँ पर. और अगर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ भी चुके हैं तो अब दोबारा से इन्हें नॉर्मल स्पीशीज़ की कैटेगरी में हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम अपने तौर पे क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं और हम और कौन कौन से कंजर्वेशन पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिसके तहत ये फ्लोरा एंड फोना को हम दोबारा पा सकें. तो एक डेटा के अनुसार लगभग 79 स्पीशीज़ ऑफ मैमल, 44 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, इसके अलावा 15 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल एंड 4 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस आर endangered, which are very dangerous sign for all of us, and it is also a question mark on the development activities of human beings. Students, when we studied about the chapter development, we also studied that development has no fixed definition. One person's development may be another's destruction.
तो क्या अगर हम इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, इस डेवलपमेंटल एम्बिशंस को अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई करें, तो इंसान जैसे जैसे डेवलपमेंट करता जा रहा है, ये डेवलपमेंट हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए डिस्ट्रक्शन प्रूव होते जा रहे हैं। और ये चैप्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इस बात का पूरा पूरा एग्जाम्पल है कि हमारी जो ग्रीड है, इनसैटिएबल ग्रीड जिसे हम कह सकते हैं, उस इनसैटिएबल ग्रीड ने हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा क्या आपको पता है, हमारे भारत में आधे से भी ज़्यादा पानी के स्रोत सूख चुके हैं। हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो सॉइल इरोजन है वो कंटिन्यूस राइज के ऊपर है, चाहे वो बाढ़ के कारण हो, जो भी हमारे ही लाई गई बाढ़ है। हम ही लोगों ने नदियों के बहाव क्षेत्र में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और हमने खुद फ्लड को और ड्रॉट को इनवाइट किया। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए डिस्ट्रक्शन है? वेल, एज पर दिस चैप्टर, एज पर दिस डेटा, यस, they are very much responsible for the destruction of our wildlife resources and our natural resources also. So, if you talk about extinction and if you talk about dangerous category, this category is endless, but still there are many activities and there are many you can say agencies which survey these flora and fauna separately, and they come out with a list of nearly extinct animal. Students, क्या आप जानते हैं आज से कई साल पहले हमारे पूर्वज एशियाटिक चीता भी देख सकते थे, पिंक हेडेड डक भी देख सकते थे, महुआ नाम का पेड़ है उसे भी देख सकते थे, और कई तरह की वाइल्ड ग्रास है जिसे हम देख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एज पर IUCN डेटा, ये एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, महुआ और जो ग्रास है जिसे हम ह्यूब्राडिया हेप्टान्यूरॉन कहते हैं, ये एक तरह की वाइल्ड ग्रास है। ये हमारे धरती से या तो फिर हमारे देश से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर हम अभी नहीं चाहते, इफ़ यू डोंट एक्ट राइट नाउ, इफ़ यू don't go into the alert and cautious mode right now, we may further deteriorate the very health of our natural resources, wildlife resources, nature, and further there are maybe chances that the normal species, the endangered species, can also come into the category of extinct species, and our further generation will not be able to see them. Well, we also studied the concept of sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो बिना किसी नेचर को हार्म किए हम इंसान अपने दायरे में करते हैं। इससे हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी सेटिस्फाइड होती है और हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में जो हमारी एक इनसैटिएबल ग्रीड है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अपोजिट जाती हुई नज़र आ रही है। और इसी वजह से बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज़ हों, ये सारे के सारे एजेंसीज़ अभी जो नेचुरल कंजर्वेशन के प्लान पे सरकार को भी प्रेशराइज कर रही है और ख़ुद भी वॉलंटरली इस काम को अंडरटेक करके एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। बट इस प्रोग्रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीपल्स पार्टिसिपेशन। Until and unless we participate, nothing is going to be changed. But to make the participation, we have to have a clear-cut pictures that where we are heading and what we have lost. So if we look at the data of IUCN, that is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. इस एजेंसी ने
हमारे फ्लोरा एंड फ़ौना को सर्वे किया और इन्होंने कुछ कैटेगरी में इनको डिवाइड किया ताकि हम हर कैटेगरी पे वर्कआउट कर सकें, हम हर कैटेगरी को ट्रैक डाउन कर सकें और हम हर कैटेगरी को डिग्रोथ और ग्रोथ को ट्रैक डाउन करने के बाद उसकी पॉलिसीज़ को अमल कर सकें। इनकी कैटेगरी हमें अलग-अलग पॉपुलेशन के बेसिस पे ये बताती है कि कौन से जानवर नॉर्मल हैं, यानी कि उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी आबादी को कोई खतरा नहीं है। वो कौन-सी फ्लोरा एंड फ़ौनाज़ है जिनकी पॉपुलेशन को आगे जाके भविष्य में खतरा हो सकता है। वो कौन-सी पॉपुलेशन है जानवरों की जो किसी एरिया तक सिमट के रह गई है और अब उस एरिया में भी वो थ्रेटन्ड है। और वो कौन-सी कैटेगरी अनफॉर्च्यूनेटली जो इस धरती से हमेशा के लिए विदा ले चुकी है और अब उनका आना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी कैटेगरी के आधार पर सरकार अपने प्रोजेक्ट्स को तैयार करती है और फिर वो नेशनल पार्क बनाती है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाती हैं, वो कंज़र्वेटिव प्रोग्राम को लॉन्च करती है और सरकार कोशिश भी करती है कि उस कंज़र्वेशन पॉलिसीज़ के अंदर लोगों का लोकल पार्टिसिपेशन भी हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट इस देश पे रूल किया करती थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस देश पर रूल किया करती थी, तो उन्होंने हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए कुछ खास प्लान नहीं किया था। बेसिकली हमारा देश ब्रिटिशर्स का एक रॉ मटेरियल सप्लायर था और हमारे देश को उन्होंने रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह यूज़ किया और अपने एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया। क्योंकि यूरोपियन फूड रिक्वायरमेंट बहुत एक्यूट हो चुकी थी, ब्रिटिश फूड रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के कई सारे जंगलों को उजाड़ कर, जो उनके हिसाब से हमारे वो जंगल जो एक मिक्स फॉरेस्ट थे और उनके लिए किसी काम के नहीं थे, हालांकि वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल फॉरेस्ट थे। ब्रिटिशर्स ने उन सारे मिक्स फॉरेस्ट को कटवा कर या तो एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया या प्लांटेशन किया। अब ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो सरकारें हैं, जो आज़ादी के बाद आई, ब्रिटिश सरकार के बाद इन सरकारों ने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि ब्रिटिशर्स ने जिन पॉपुलेशन को जंगलों से निकाल कर जंगलों को कैटेगराइज कर दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और विलेज फॉरेस्ट में, बाद में जाके सरकारों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये वो लोग थे जो जंगल में रहते तो थे लेकिन जंगलों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। बाद में जाकर जब सरकार की कंजर्वेशन पॉलिसीज़ आई, तो सरकार ने इन सारी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया कंजर्वेशन पॉलिसीज़ के अंदर और स्टूडेंट्स इसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले। ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ये फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करती, ये फॉरेस्ट से उतना ही लेती है जितने की इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। रादर ये फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पॉलिसीज़ पे सरकार से ज़्यादा अच्छा काम करती है, सरकार के फॉरेस्ट गार्ड्स का पूरा कोऑपरेट करती है और इनकी वजह से कई इलाकों में हमारे देश में जो कैटेगरी एंडेंजर्ड हो चुकी है, वो कैटेगरी इनके इलाकों में फल रही है और फूल रही है। और ना सिर्फ फल रही है, फूल रही है, बल्कि इन्होंने कई एरिया को इस्तेमाल करके इन प्रजातियों को बाकी की बाहरी प्रजातियों से और इंसानों से बचाया भी है। इस कम्युनिटी में मैं एक कम्युनिटी का नाम लेना चाहूँगा, जो राजस्थान की बिश्नोई समाज एक ऐसी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में राजस्थान के जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जिसको हम ब्लैक बक, चिंकारा या काला हिरन कहते हैं, इस कैटेगरी के स्पीशीज़ को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी हद तक संघर्ष किया है और वो संघर्ष सफल भी हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व किया है और इसकी जो पॉपुलेशन है अब मल्टीप्लाइड भी हो रही है मैनी फोल्ड। तो हम देखते हैं कि अगर लोकल कम्युनिटी सरकार के साथ मिलकर इन्वॉल्व हो जाए तो इस कंजर्वेशन पॉलिसीज़ पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और काम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक क्लियर पिक्चर चाहिए कि वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जिन्हें बचाना एक्सट्रीम अर्जेंट है। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है। तो जो पहली कैटेगरी IUCN रिलीज़ करती है, उसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहली कैटेगरी है, ये है नॉर्मल स्पीशीज़।
मैं नाम नहीं लिखूंगा नॉर्मल स्पीशीज का, क्योंकि आप जानते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आमतौर पे जो आप कैटल्स को देखते हैं, गाय, भैंस, डॉग्स, ये वो प्रजाति हैं जो पॉपुलेशन के आधार पर सेटिस्फैक्ट्री हैं और इनको एज ऑफ नाउ कोई खतरा नहीं है। इंसान ने अपने मतलब के लिए कैटल्स को, क्योंकि इंसान को कैटल से दूध चाहिए होता है, राइट, तो इंसान ने अपने मतलब के लिए इस जानवरों की पॉपुलेशन को सस्टेन किया हुआ है और एज ऑफ नाउ क्योंकि ये इंसानों के काफ़ी काम आ रही है, इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना सीख लिया इन्होंने, इंसान के साथ एक्लिमेटाइज करना सीख लिया है, इसलिए एज ऑफ नाउ इस पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है। एज ऑफ जो कैटल्स हैं और जो दूसरी तरह के फ्लोरास एंड फोनास हैं वो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे बीच में मौजूद हैं। और अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी के पर, और वो नेक्स्ट कैटेगरी एंडेंजर्ड। As the name suggests, these categories are seriously in danger if we don't act right now. Although in some areas the population of these animals and the trees and small shrubs have been considerably well, but apart from this area, the other area has seriously lack of these kind of flora and fauna. So now if we talk about endangered species, that is a black buck, crocodile, rhino, जो वन हॉर्न राइनो है, these are seriously endangered animal even in Assam. आसाम के फ्लड में बहुत हद तक इस राइनो की पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है और इस साल भी जो फ्लड आई थी उस फ्लड में भी जो राइनोस की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई थी। एंडेंजर्ड कैटेगरी की अब बात करें तो इंडियन लॉयन टेल मकैक is also endangered category animal. Now if we talk about vulnerable category, vulnerable species are the animal who are on the verge of come into the endangered category if we don't act right now. For example, endangered category वो एनिमल है जो अभी काफ़ी हद तक खतरा जिन पे मंडरा रहा है। वनरेबल कैटेगरी वो जानवरों की कैटेगरी है जिन पे खतरा मंडरा सकता है अगर हम तुरंत उस पर वर्कआउट नहीं करें। इस वनरेबल कैटेगरी में सबसे पहले आता है हमारा एशियाटिक एलिफेंट, और इसके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन। ऐसे 15 से लेकर 20,000 गंदे नाले हैं जो हमारे गंगा रिवर पे कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। नाउ बिकॉज मेनी इंडस्ट्री हु आर ऑन द ब्रिंक ऑफ रिवर गंगा हैव बीन थ्रोइंग इट्स वेस्ट इनटू द रिवर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट द रिवर हैव बीन completely polluted from this area. Now this dirt, this waste mix with Ganga water and become very poisonous for some aquatic animals like Gangetic dolphin. And just because of it, Gangetic dolphin has categorized as the vulnerable species. It means if we don't act right now on the river Ganga, the Gangetic dolphin may have been completely extinguished and extinct. इसी के लिए सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था और उस गंगा एक्शन प्लान के ऊपर सरकार कोशिश कर रही है कि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें शिफ्ट करके कहीं और इस्टेब्लिश कर दिया जाए, या फिर इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे नालों को डाइवर्ट करके कहीं और बहा दिया जाए। इससे गंगा रिवर के जो पोल्यूशन लेवल है वो थोड़ा कम होगा और वहाँ पे डॉल्फिन जो हैं उनकी पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम रेयर स्पीशीज की।
अब जो रेयर स्पीसीज की अगर बात करें तो उसके अंदर एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, यस, एंड हॉर्नबिल ये आते हैं। Why we call them rare? Because we don't see them often and it is very difficult to find them in all over part of India. They sometimes are visible to some of the expedition done by scientists and local people. तो कभी कभी इनकी साइट देखने को मिल जाती है, और क्योंकि ह्यूमन इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जंगलों में कि इनकी जो आबादी है वो श्रंक होती जा रही है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर होती जा रही है। अब क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट से दूर होती जा रही है तो ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से घट रही है और वो बहुत कम इलाके में पाई जाती है, और इनकी जो साइट है, इनके दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाते हैं, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की प्रजाति के ऊपर। ये नेक्स्ट कैटेगरी जो प्रजाति होती है ये उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर इनका ओरिजिन हुआ था, क्योंकि जलवायु, पानी, हवा उनके अनुसार सुटेबल होती है, ये दूसरे इलाकों में सर्वाइव शायद नहीं कर पाते, इसलिए उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। अब इन कैटेगरी को हमने नाम दिया है एंडेमिक। आई एम जस्ट रबिंग इट। तो ये पांचवी कैटेगरी है एंडेमिक। इसके अंदर आता है निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, so these animals are found only in a specific area and usually their species are very tough to survive in other areas because of its uncomfortable position or inhabitual conditions. Now we come to the very unfortunate species which are completely vanished from the earth, and that is extinct species. Extinct species की अगर आप बात करें जो इस धरती से विलुप्त हो चुकी है, उसमें एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये एनिमल सबसे प्रमुख हैं। कुछ साल पहले चीता, जो कि एक अफ्रीकन जानवर है और अफ्रीका में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, आपको पता है कुछ साल पहले तक ये एशियाटिक चीता एशिया के कई पार्ट में पाया जाता था, जैसे कि हिमालय, इंडोनेशिया, मलेशिया, बट इन दिनों एशियाटिक चीते की पॉपुलेशन अब कम्प्लीटली धरती से विलुप्त हो चुकी है, और ये बड़ा दुख की बात है कि इससे पहले कि सरकार एक्ट कर पाती, ये प्रजाति 1952 में सरकार की तरफ से ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि अब हम इस प्रजाति को कभी नहीं देख सकते। तो ये है वो कैटेगरीज जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा तैयार की गई है। ये तो हमने जानवरों की बात की। कई ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो हमारे ग्रीड की वजह से, हमारे रिक्वायरमेंट की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन मोड पे आ चुके हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो एक पौधा है जिसका नाम है हिमालयन यूल। ना हिमालयन यूल से एक दवाई बनती है, इसको बोलते हैं टेक्सोल, and this medicine which are produced in the region of Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh, where Himalayan yule trees are found in very large number, people are making the medicine out of its spikes,
out of its stem, out of its leaves, and these medicine, Taxol, have been used in anti-canceral drug all over world. And because of its unique feature, people are exploiting the Himalayan yew like anything, because these Himalayan yew tree have been sold in the international market at very good price. Although एंटी कैंसर ड्रग बनाना इंपॉर्टेंट है, बट क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस स्पीड से हम इस हिमालयन yew को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, उसी स्पीड से अगर हम लोग दूसरे ट्रीज को भी रिप्लेस करते जाएं, लगाते जाएं, तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन भी इस हिमालयन yew के पौधे को यूज़ कर सके अपने मेडिसिन के लिए, और इसकी प्रजाति पे भी, इसके अस्तित्व में भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये वो प्रजाति का पेड़ है जो काफ़ी ट्रबल में है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो उसके कॉजेज क्या क्या है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? वेल स्टूडेंट्स, it's very complicated problem, and this problem is not the new. It's the root of this problem have been have been saw in the reaped in the era of British. When Britishers came in India, they saw Indian forest as just a mix of weed, because they did not know its uses. For Indian, every part of the forest is useful, and they are very much expert of exploiting each part of the jungle without harming it. But when Britishers came in India, they had a different need, and they had their own set of requirement. For example, oak trees. So they started categorize our jungle into reserved, protected, and village forest, and they completely prohibited our entry into reserved and protected category of forest. And that's how problems started. They started evacuating our people out of the forest, for whom the forest was completely a matter of their own earning. But when the people were thrown out of the jungle, they started cutting down the jungle discriminately, and now these forests either have been converted into agriculture or plantation, or you can say the experimental plantation, which backfired them. Now, after experimental plantation agriculture, they also hunt down many faunas, and these fauna's population, which they hunt down, are alarmingly shocking. Between 1875 to 1925, they killed almost 80,000 tigers. Two lakhs, wolf, and approximately 1.5 lakhs leopards. So this population, which they hunt down, tells us a lot about the policies of British and their non-sincere attitudes towards our jungle. So the first cause, if we talk about, so the first cause was colonial government's rule, which was completely disastrous for Indian wildlife resources. Now next is developmental projects. Many projects, if we talk about Buxa Tiger Reserve, these Buxa Tiger Reserves have been completely exploiting the area around the Bengal. Now, just next to the Buxa Tiger Reserve in Bengal, the dolomite mining is what you can say is affecting this reserve,
and because of it, the tiger population is completely on the fall. And not just tiger population, but this Buxa Tiger Reserve and this dolomite mining are very contradictory to each other. And this dolomite mining is also blocking the routes of Asiatic elephant to the Odisha and subsequently Nilgiri mountain. So if we look at the developmental projects, the development which we are making seems to be, causing a lot of destruction to the wildlife and natural habitat. Now next is animal hunting and poaching. Although Indian government has completely banned on poaching and animal hunting, any kind of selling from the jungle product, but still there are many cases in which people have been caught red-handed selling these illegal either medicines or animal product in the international market or domestic market. Apart from this, forest fire are the very much cause of the degradation of forest. इन दिनों अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई है। आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आग होती है ये कितनी भयानक होती है, और ये आग ना सिर्फ पेड़ पौधों को नष्ट करती है बल्कि वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे फोनास को भी अफेक्ट करती है। या तो उनका नेचुरल हैबिटेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो माइग्रेट करके इंसानों के हाथों मारे जाते हैं। इसके अलावा कुछ एजेंसीज एनिमल ग्रेजिंग को और जो लोग फायरवुड को कलेक्ट करते हैं इसे भी बहुत बड़ा फैक्टर मानती है। बट अगर आप इस फैक्टर को ध्यान से देखें तो ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा फैक्टर ऊपर के दो कॉजेज़ हैं। सो अगर हम इन फैक्टर्स पे वर्कआउट करें, अगर हमारी सरकार इन फैक्टर्स पे वर्कआउट करें, और वर्कआउट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कोई फॉरेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ पे रहने वाले जो जानवर है, वहाँ पे रहने वाले जो इंसान हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड द मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी ऑफ दिस पीपल वर एंड आर women, because they have to collect the firewood all around and they have to go many kilometers to just fetch the water and the firewood for their own domestic purposes. So not only flora, not only fauna, but human have been worse affected by the so-called rich category of human. So we have to be very considerate, we have to be very sensible towards our conservation policies. We have to be very understanding to know that we are not only one who are living on this planet. Apart from us, many floras and faunas have been living with us together, and this biodiversity are as essential as our own existence. So in this chapter, we have discussed many things. Next chapter, we will be discussing how government took up many policies and conservation programs and what are the results this conservation program have fetched so far. Thanks a lot.